अगर आपकी फास्टिंग शुगर 95 या 100 के आसपास आ रही है, आपको कोई खास सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारी शुगर तो नॉर्मल है, तो एक मिनट रुक जाइए। क्योंकि सिर्फ फास्टिंग शुगर नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में डायबिटीज का रिस्क नहीं है या जीरो है। कभी कभी डायबिटीज आने से पहले बॉडी एक वार्निंग स्टेज में होती है और उस स्टेज को हम प्री डायबिटीज के नाम से जानते हैं, यानी कि डायबिटीज के आने से पहले की स्टेज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो होती है वो ये है कि प्री डायबिटीज में बहुत बार पेशेंट को कुछ फील ही नहीं होता, टोटली असिम्टोमेटिक रहता है पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में। अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझें कि प्री डायबिटीज क्या है, क्या होता है, HbA1c कितना होने पर प्री डायबिटीज कहा जाता है, फास्टिंग शुगर नॉर्मल होने के बावजूद रिस्क जो होता है वो कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्री डायबिटीज को डायबिटीज बनने से रोका जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में आपको एक सिंपल एक्शन प्लान दूंगा जो कि आपको क्लियर करेगा कि अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आपको उससे बाहर कैसे आना है और क्या स्टेप आपको लेने चाहिए। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्री डायबिटीज क्या है। प्री डायबिटीज को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये डायबिटीज नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली नॉर्मल शुगर भी नहीं है। ये एक वार्निंग स्टेज है जहां ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से ऊपर होता है, लेकिन डायबिटीज की डायग्नोसिस रेंज तक नहीं पहुंचा होता। इसीलिए हम इसको प्री डायबिटीज कहते हैं, यानी कि आप एक किनारे के ऊपर खड़े हैं, अगर उधर जाएंगे तो डायबिटिक, इधर है तो प्री डायबिटिक है। अब इसे ट्रैफिक सिग्नल की तरह समझ सकते हैं। एक उदाहरण और दूं, ग्रीन मतलब सब कुछ नॉर्मल, येलो मतलब वार्निंग और रेड मतलब डायबिटीज। तो प्री डायबिटिक जो है वो येलो सिग्नल होता है आपके लिए, जो कि एक वार्निंग सिग्नल होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग येलो सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं और फिर कुछ सालों बाद जब जो डायबिटीज होती है वो रेड जोन में पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है कि प्रॉब्लम पहले से डेवलप हो रही थी, लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। अगर मैं बात करूं कि प्री डायबिटीज की रेंज क्या है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर समझते हैं। ये नंबर्स का गेम होता है बेसिकली, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सब कुछ आपको आपकी डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा, फिर भी मैं आपको रिसाइड करके बता रहा हूं। HbA1c अगर 5.6 या 6.4% के बीच में है तो प्री डायबिटिक स्टेज होती है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच हो तो ये भी प्री डायबिटिक रेंज है। और 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाले OGTT में दो और ग्लूकोज अगर 100 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो इसे भी प्री डायबिटीज रेंज माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर खुद से डायग्नोसिस या मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। टेस्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है, रिपीट टेस्टिंग और पेशेंट की ओवरऑल क्लिनिकल सिचुएशन इंपॉर्टेंट भी होती है इसके लिए, किसी भी डायग्नोसिस या नतीजे पे पहुंचने के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि जो फास्टिंग शुगर होती है वो नॉर्मल है तो फिर प्री डायबिटीज कैसे है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है और ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन भी है। बहुत पेशेंट मुझे बहुत बार कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी जो फास्टिंग शुगर है वो 92 आई है, फिर मुझे प्री डायबिटीज में कैसे रख सकते हो, या मुझे डायबिटीज का रिस्क है वो कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक समझने वाली बात होती है और वो ये कि फास्टिंग ग्लूकोज एक पर्टिकुलर टाइम का ग्लूकोज मेजरमेंट होता है, जबकि HbA1c लॉन्ग टर्म ग्लूकोज एक्सपोजर का आइडिया देता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो HbA1c जो कंसिडरेशन में लेते हैं तब 2-3 मंथ्स ऑफ एवरेज ग्लूकोज जो होती है ब्लड के अंदर उसको मापती है HbA1c। इसलिए इसकी पेशेंट में फास्टिंग ग्लूकोज रिलेटिवली नॉर्मल हो सकता है, लेकिन HbA1c एलिवेटेड हो सकता है। इसी वजह से सिर्फ एक नंबर को देखकर पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ का कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। HbA1c को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, HbA1c को आप एक रिपोर्ट कार्ड की तरह समझिए। आपकी डेली शुगर में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, कभी शुगर बढ़ सकती है, कभी नॉर्मल आ सकती है, लेकिन
HbA1c आपको लॉन्गर टर्म एवरेज ग्लूकोज एक्सपोजर का एक क्लियर ओवरव्यू या पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर किसी की फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ भी गई है तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है कि HbA1c भी नॉर्मल ही आएगा। इसकी वजह से रिस्क असेसमेंट में एप्रोप्रिएट टेस्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं आपके कंसल्टिंग फिजिशियन या आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, क्योंकि वो एक टेस्ट के बेस पे या फास्टिंग ग्लूकोज के बेस पे कभी ये नहीं कहेंगे कि आपको डायबिटीज नहीं है या आप प्री डायबिटीज में हैं या आप डायबिटिक हैं। वो पहले अपने सारे डाउट्स जो है वो दूर करेंगे। अब असली प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब समझते हैं कि बॉडी में एक्चुअली क्या हो रहा होता है इस सबके दौरान। हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का जो काम होता है वो बॉडी की सेल्स एनर्जी के लिए यूज करती हैं उसको, यानी ग्लूकोज का हमारा काम क्या, बॉडी के अंदर शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को सिग्नल जो है एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है और बॉडी इस रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए जरूरत से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और कुछ टाइम बाद जब ब्लड शुगर रिलेटिवली नॉर्मल रह रही होती है तो हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, या हम उस टाइम पे प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं, क्योंकि हमारी पेनक्रियाज जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कंपनसेट कर रही होती है और उस कंपनसेट को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन ना कर पाने की वजह से ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ने लग जाती है और हमारी जो पेनक्रियाज है वो इफेक्टिवली काम करना जरूरत से ज़्यादा करती है लेकिन कंपनसेट नहीं कर पाती। और यहीं से प्री डायबिटीज और इवेंचुअली टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। किसको प्री डायबिटीज का रिस्क ज़्यादा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिस्क किस पेशेंट में ज़्यादा होता है, कितना होता है, किस एक्सटेंट तक होता है और क्यों होता है। देखिए, अगर किसी पर्सन का वेट हेल्दी रेंज से ऊपर है, स्पेशली कहाँ का वेट बात कर रहा हूं मैं, एब्डोमिनल केविटी, ये देखिए एब्डोमिनल केविटी का वेट। अब फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है उस पेशेंट की, फैमिली में डायबिटीज का स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, हेरिडिटरी है अगर वो चीज़, ब्लड प्रेशर आपका इवेंचुअली हाई रहता है, ऊपर की तरफ ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि रेगुलर नहीं है वो चीज़, कुछ न कुछ मिसिंग है, कुछ जरूरत से कम है, कुछ जरूरत से ज़्यादा है, या PCOS है स्पेशल फीमेल्स के केस में, ये प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही हो। जेस्टेशनल डायबिटीज होती है जब आपको प्रेगनेंसी होती है और उस टाइम पे आपको डायबिटीज हो जाए, फीमेल्स के लिए है ये वर्ड। तो डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनमें डायबिटीज पक्की है, नहीं। सिर्फ इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन पर ज़्यादा टेंशन देना यहाँ पे यूजफुल हो सकता है, क्योंकि प्री डायबिटीज कभी ये नहीं कहती है कि आप डायबिटीज बन सकते हो, लेकिन प्री डायबिटीज ये जरूर कहती है कि अगर आपने आज अपना कंट्रोल नहीं किया तो कल को टाइप 2 डायबिटीज बन के मैं आ सकती हूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है प्री डायबिटिक स्टेज में खुद को कंट्रोल करना। अब क्या प्री डायबिटिक्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सच बताऊं, प्री डायबिटीज बहुत बार बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई सिम्टम नहीं होते हैं उसके अंदर। मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन फील कर रहा है, चाहे वो नॉन डायबिटिक भी क्यों ना हो। आपको वीकनेस भी नहीं आएगी, आप नॉर्मल काम भी कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं लग रही है और रिपोर्ट में प्री डायबिटीज आ सकता है। अब आप सोचेंगे ऑब्वियस सी बात है, मुझे जब कोई सिम्टम ही नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं प्री डायबिटिक स्टेज में कैसे आ गया। वो इसलिए है क्योंकि आपकी पेनक्रियास को यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है। इसी वजह से सिर्फ सिम्टम्स का वेट करना स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होता है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो एप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर आपको क्लियर करना है तो जो मैंने बातें बताई, अगर कोई हिस्ट्री है, आपका लाइफस्टाइल सेडेटरी है, या आप बिल्कुल सुस्त रहते हैं,
या कोई सिम्टम ऐसा है जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए इन चीज़ों के लिए। अब कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि करवाने चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझिए, प्री डायबिटीज एक्सेस करने के लिए कॉमनली 3 टेस्ट किए जा सकते हैं। 3 टेस्ट में सारे के सारे जो टेस्ट मैं अभी बताऊंगा वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में होते हैं। सबसे पहले कौन सा टेस्ट होता है? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। दूसरा होता है HbA1c, और सिलेक्टेड केसेस में एक टेस्ट और होता है OGTT, जिसमें कि 75 ग्राम्स ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं हम इसको। कौन सा टेस्ट करवाना है, ये पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स और क्लिनिकल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिपोर्ट बॉर्डरलाइन आ रही है तो डॉक्टर रिपीट टेस्टिंग या अनदर अप्रोप्रिएट टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। जब वो आपसे 1-to-1 कोऑर्डिनेट करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको काउंसिल करते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर एक नतीजे पे पहुंचता है कि क्या मुझे इन 3 से अलावा भी और कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है जो कि मुझे इनसे करवाना चाहिए पता करने के लिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रीटमेंट। अब मैं बात करूं तो मोस्टली प्री डायबिटीज में ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जरूरत भी यही होती है। कैसे, वो समझिए। अगर किसी पेशेंट को प्री डायबिटीज डायग्नोसिस होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली हर पेशेंट को टैबलेट स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्री डायबिटीज मैनेजमेंट का फाउंडेशन है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, और यहाँ पे लाइफस्टाइल का मतलब है सिर्फ चीनी बंद कर देना या मीठा मत खाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लाइफस्टाइल इज ए ग्रुप ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग एवरी डे, जो आप डेली कर रहे हैं वो क्लस्टर्स में होती हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल का मतलब ओवरऑल ईटिंग पैटर्न, कैलोरीज, फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, स्लीप और सस्टेनेबल हैबिट्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन सबको चेंज करते हैं तो आप प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक स्टेज में आ सकते हैं, और अगर चेंज नहीं करेंगे तो प्री डायबिटिक से डायबिटिक स्टेज में भी जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डाइट में क्या करना होता है। सबसे पहले शुगरी ड्रिंक्स को सीरियसली नो कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। शुगरी ड्रिंक्स कौन सी होती हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगरी बिवरेजेस और फ्रीक्वेंट स्वीट्स का मिनिमाइज करना यूजफुल हो सकता है प्री डायबिटिक स्टेज में। डाइट में वेजिटेबल्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए, लीगम्स लीजिए। होल ग्रेन्स में बात करूं, लीन प्रोटीन, नट्स एंड सीड्स जैसे न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को प्रेफरेंस दी जा सकती है। और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड ग्रेन्स, स्वीट्स और शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस को लिमिट करना यूजफुल हो सकता है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि प्री डायबिटीज का ट्रीटमेंट सिर्फ रोटी बंद कर देना, राइस बंद कर देना, राइस यानी चावल, फ्रूट्स बंद कर देना, ये नहीं होता है। डाइट हमेशा इंडिविजुअल होती है। पोर्शन साइज, टोटल कैलोरीज और ओवरऑल हेल्थ, न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए। अब एक चीज और आती है जो कि पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है और उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज वेट मैनेजमेंट। अगर आपको याद हो, मैंने इस वीडियो में आपको बताया, अगर आपका एब्डोमिनल कैविटी, ये जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ का जो आपका वेट है या आपको मोटापा है, ये देखिए, अगर आपको साइड फैट है तो उसको वेट मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। करंट ADA रिकमेंडेशन यानी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में हाई रिस्क अडल्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% इनिशियल बॉडी वेट रिडक्शन का टारगेट जो है वो सपोर्ट किया है। मान लीजिए किसी का वेट अगर 100 किलोग्राम्स है तो इनिशियल टारगेट जो होता है 5 से 7 किलोग्राम्स का रिडक्शन हो सकता है। लेकिन क्रैश डाइट करना गोल नहीं होता कभी भी। क्रैश डाइट से मेरा मतलब है कि आज सोमवार 1 तारीख को आपका वेट है 100 किलो और अगले सोमवार आपने टारगेट रख लिया कि मेरे को 90 किलो करना है, तो नहीं। वो गोल रखिए जो सस्टेनेबल हो, जो आप कंटिन्यू कर सकें। आपको 5 दिन में 7 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है, इसलिए क्रैश डाइट की तरफ ध्यान ना दीजिए। आपको ऐसी रूटीन चाहिए जो 6 महीने से 1 साल बाद भी मेंटेन हो सकती है। अब अगर बात करूं ट्रीटमेंट पार्ट के लिए ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, दैट इज एक्सरसाइज कितनी, हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी। तो ध्यान रखिए,
फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाई रिस्क अडल्ट्स में एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेट टू इंटेंसिटी जो होती है वो फिजिकल एक्टिविटी का टारगेट रिकमेंडेशन है। कैसे? अगर आप 30 मिनट पर 5 डेज फॉर 5 डेज पर वीक अगर आप करते हैं तो 150 मिनट्स बनती है। और मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट अगर आप कीजिए, आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, आपको जिम नहीं करना, आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी अगर इतनी नहीं है तो आपको अपनी बॉडी को दुख नहीं देना है, आपको मॉडरेट भी रख सकते हैं आप उसको, आप सिर्फ वॉक कीजिए लेकिन फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव हैं तो ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए, क्रैश करने की जरूरत नहीं है। हर किसी की फिजिकल कैपेसिटी अलग होती है। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक्टिविटी प्लान इंडिविजुअल होना चाहिए और उसके लिए आप अपने कंसल्टिंग फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं कि आप किस एक्सटेंट तक फिजिकल वर्क कर सकते हैं जो कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे सकता है। क्या प्री डायबिटीज में मेटफॉर्मिन दी जा सकती है? अब मेडिसिन की बात करते हैं और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मेटफॉर्मिन हर प्री डायबिटीज पेशेंट की कंपलसरी मेडिसिन नहीं है। 2026 अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के सिलेक्टेड हाई रिस्क केसेस में, अडल्ट्स में स्पेशली, डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए मेटफॉर्मिन कंसीडर की जा सकती है। पर्टिकुलरली यंगर अडल्ट्स 25 to 59 years of age whose BMI, जिसका BMI 35 या उससे ज्यादा है, हाइयर फास्टिंग ग्लूकोज, हाइयर HbA1c या प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे सिचुएशंस में इसका कंसिडरेशन स्ट्रोंगर हो सकता है। लेकिन मेडिसिन के डिसीजन का इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है और उसको आपका कंसल्टिंग फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है। एज क्या है, वेट और BMI कितना है, HbA1c कितना है, फास्टिंग ग्लूकोज कितनी है, किडनी फंक्शंस कैसे हैं, प्रेगनेंसी हिस्ट्री है या नहीं है, और सर्टेन अदर मेडिकल फैक्टर्स क्या हैं। हर चीज को देखकर आपका कंसल्टिंग फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस चीज के ऊपर डिसीजन लेता है कि क्या आपको एक्चुअल में मेडिसिन की अभी ज़रूरत है, या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से आप प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो सकते हो। इसलिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर मेटफॉर्मिन स्टार्ट करना सही अप्रोच नहीं होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन यूज करने से विटामिन B12 मॉनिटरिंग कुछ पेशेंट्स में रिलेवेंट हो जाती है। इसलिए स्पेशली एनीमिया या न्यूरोपैथी जैसे कंसर्न होने पर आप कभी भी अपने आप से मेटफॉर्मिन स्टार्ट ना करें। तो प्री डायबिटीज की 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि पेशेंट बौखलाहट में करते हैं। यहाँ आपको रिसेंट प्री डायबिटीज डिक्लेयर हुई है लेकिन आप डर गए हैं कि अब क्या होगा। तो पहली मिस्टेक जो होती है, फास्टिंग शुगर नॉर्मल है तो सब नॉर्मल है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस। दूसरी मिस्टेक, बस चीनी बंद कर दी, सब कुछ अब बंद कर दिया मीठा और अब कुछ भी खा सकते हैं, तो ये भी सही अप्रोच नहीं है। तीसरी मिस्टेक, टैबलेट मिल गई अब एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं प्री डायबिटिक स्टेज में लाइफस्टाइल जो है वो फाउंडेशन है आपको नॉन डायबिटिक स्टेज में ले जाने के लिए। चौथी मिस्टेक, प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज पक्की, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़ा क्रॉस भी कहूंगा मैं। रिस्क बढ़ता है अगर आप प्री डायबिटीज है तो टाइप 2 डायबिटीज का, लेकिन प्रोग्रेशन को स्लो या प्रिवेंट करने के लिए इंटरवेंशन पॉसिबल है और वो कर लेनी चाहिए, लेकिन कभी भी खुद से ना करें। और 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक, रिपोर्ट देखी और खुद से मेडिसिन स्टार्ट कर दी, यानी कि खुद ही डॉक्टर बन गए, तो ये बिल्कुल अवॉइड करें। क्या प्री डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो सकती है? अब यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका उतना ही इंपॉर्टेंट आंसर। समझते हैं इस बात को। देखिए, पॉजिटिव न्यूज है ये बिल्कुल आपके लिए। प्री डायबिटीज को डायबिटीज बनने से प्रिवेंट या डिले करना पॉसिबल है और ये बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए। कुछ लोग लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद ग्लूकोज वैल्यूज को नॉर्मल रेंज में वापस लेके आ सकते हैं, and that is a very good and positive sign for all of you who are recently declared as pre-diabetic patient। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा
कि हर पेशेंट में 100% गारंटीड रिवर्सल होगा। रीजन क्या है वो आगे बताता हूं। क्योंकि हर पेशेंट का जेनेटिक, रिस्क, वेट, एज, लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक प्रोफाइल अलग अलग होते हैं। इसलिए प्री डायबिटीज को एक वार्निंग सिग्नल समझो हमेशा आप अपने लिए, और वार्निंग सिग्नल मिलने के बाद एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं आपके लिए 30 डेज एक्शन प्लान, अब हम बात करेंगे प्योरली रिवर्सल के बारे में। अगर आपको रिसेंटली प्री डायबिटीज डिक्लेयर हुई है तो आप क्या स्टेप ले सकते हैं, ये इस वीडियो की धड़कन है, जान है, जिगर है, इस पार्ट को जरूर देखिए। अगर आपकी रिपोर्ट प्री डायबिटीज रेंज में आ गई है तो डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगले 30 दिन की हैबिट बिल्डिंग फेज आपको एक हेल्दी नॉन डायबिटिक कंसिडरेशन की तरफ लेके जा सकता है। पहले हफ्ते में क्या कीजिए, शुगरी ड्रिंक्स को रिड्यूस या स्टॉप कर दीजिए, क्रॉस वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए, पैदल चलना शुरू कर दीजिए, पोर्शन साइज वेट रिड्यूस करना, ये वेट जो है आपका रिड्यूस कीजिए, ये वाला प्लेट में वेजिटेबल्स और प्रोटीन का प्रोपोर्शन इंप्रूव कीजिए। थर्ड वीक में क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटीज का कंसिस्टेंट करना है, आपको उनको कंसिस्टेंट बनाना है। स्लीप रूटीन जो है उसको इंप्रूव करना है। चौथे हफ्ते में क्या करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को सेल्फ रिव्यू करेंगे और डॉक्टर के साथ फॉलो अप टेस्टिंग का प्लान डिस्कस करेंगे। 30 दिन कोई मैजिक क्योर नहीं होता है, लेकिन 30 दिन एक बेटर रूटीन स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसको आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप रिसेंटली प्री डायबिटीज डिक्लेयर हुए हैं तो आपको ये 30 दिन का जो एक्शन प्लान मैं बता रहा हूं, इसको अगर आप मैंडेटरी फॉलो करेंगे तो आप एक रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। अब मैं बात करूं कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ध्यान रखिए, अगर शुगर रिपीटेडली एलिवेटेड आ रही है 30 दिन के एक्शन प्लान के साथ भी, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के बाद भी, तो आपको मल्टीपल मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं। अब आप ओवरवेट या ओबेसिटी के साथ हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज का हिस्ट्री है, ये रिपोर्ट डायबिटीज रेंज सजेस्ट कर रही है, तो मेडिकल इवैल्यूएशन डिले नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आपको बिना किसी फर्दर डिले के किसी कंसल्टिंग फिजिशियन के पास या स्पेशली डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर रिपोर्ट डायबिटीज रेंज में आ गई है तो उसे सिर्फ प्री डायबिटीज समझकर इग्नोर मत कीजिए। अगर मैं फाइनल एक रिकैप आपको देना चाहूँ, अभी तक की हमने जितनी इस वीडियो में बात की है उन सब के लिए, चाहे पूरी वीडियो को मैं 30 सेकंड में रिकैप कर देता हूँ आपके लिए, और इस वीडियो के इस 30 सेकंड आपकी लाइफ बदल देंगे, आई गारंटी हूँ। प्री डायबिटीज नहीं है लेकिन वार्निंग स्टेज है। HbA1c 5.7 से 6.4% अगर है तो प्री डायबिटीज रेंज में आता है। फास्टिंग ग्लूकोज 100 से 125 भी प्री डायबिटीज रेंज हो सकती है। प्री डायबिटीज बहुत बार साइलेंट होती है। साइलेंट मतलब जिसमें कोई सिम्टम नहीं आते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्री डायबिटीज है, क्योंकि आपकी बॉडी कोई सिम्टम नहीं दे रही है। तो ट्रीटमेंट का फाउंडेशन लाइफस्टाइल इंटरवेंशन होता है, इसलिए इसको फॉलो जरूर करें। वेट मैनेजमेंट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई रिस्क सिलेक्टेड पेशेंट्स में डॉक्टर मेटफॉर्मिन को कंसीडर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्री डायबिटीज को इग्नोर मत कीजिए। डायबिटीज का वेट करने से बेटर है डायबिटीज से पहले एक्शन लेना। तो अगर आपकी HbA1c रिपोर्ट 5.7, 6.0, 6.5, 7 या 8 आई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो कमेंट में अपना HbA1c स्कोर का नंबर बता दीजिए आप मेरे को, और मैं आपको अगले एपिसोड में स्पेसिफिकली बात करूंगा HbA1c को कैसे रीड करते हैं। 5.7 से 10 तक हर नंबर का क्या मतलब होता है HbA1c की रिपोर्ट कार्ड में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हेल्थ के केस में एक सिंपल रूल हमेशा याद रखो,
वार्निंग को इग्नोर करने से बेटर है वार्निंग पर एक्शन लेना। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।